नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका, देवभूमि की तमाम खबरों के साथ। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन, आज तीसरा दिन भी काफी हंगामा सुबह से ही देखने को मिला। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब से कुछ ही देर में बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे सदन में वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि 80,000 करोड़ का सरप्लस बजट ये होगा, जिसे आज पेश किया जाएगा। और इस बजट में महिला, युवा, रोजगार और कृषि पर भी खास फोकस है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि बजट से सभी वर्गों का उत्थान होगा। तो आज विधानसभा में सरकार बजट पेश करेगी और साथ ही 12 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर, लगभग 2 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए लगातार नजर आ रहा है। तो गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। करीब 2 बजे अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे, जिसमें ये जानकारी मिली है कि युवा, महिलाओं का खास ध्यान इस बजट में रखा गया है। सरकारी रोजगार एक सीमित उसकी संख्या है। सरकारी रोजगार के अतिरिक्त जो स्वरोजगार है, हमारा मुख्य रूप से उस पर फोकस रहेगा। हमारे स्टार्टअप ग्रुप रहेंगे, स्वरोजगार की योजनाएं रहेंगी, स्वयं सहायता समूह हैं, अनेकों ऐसे जो छोटे हमारे लघु उद्यमी हैं, छोटा महिला उद्योग करने वाले हैं, उन सभी को हम इसमें प्रोत्साहित करेंगे। मातृशक्ति को, नौजवानों को, सभी को इस बजट से निश्चित रूप से उनका प्रोत्साहन हो। इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान है। बाकी बजट आएगा तो निश्चित रूप से सभी को अच्छा लगेगा। तो आपको बता दें कि आज ये अब से कुछ ही देर में बजट पेश किया जाएगा उत्तराखंड का। और इस बजट में महिला, युवा, रोजगार और कृषि पर खास फोकस इस बजट में रखा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। और गैरसैंण बजट से पहले काफी हंगामा कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी देखने को मिला। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। दोपहर 2 बजे सदन में वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर का और वक्त जब ये बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 80,000 करोड़ का सरप्लस का ये बजट आज पेश किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। हालांकि इंतजार सभी को है कि इस बजट में आखिर किन किन वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। सरकार जरूर ये कह रही है कि महिलाओं का, युवाओं का, रोजगार का, कृषि का ध्यान रखा गया है। ये बजट जो है इन्हीं पर फोकस है, लेकिन क्या वाकई इन पर फोकस रखा गया है आज के इस बजट में? इसके लिए इंतजार करना होगा जब ये बजट पेश किया जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिनों से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा हमें देखने को मिला है सदन में। तो अब से कुछ देर में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये बजट पेश करेंगे और सभी को इंतजार है कि इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 12 विधेयक भी आज पेश किए जाएंगे सरकार की तरफ से। ये भी बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं इस बजट के अलावा। तो बजट में महिला, युवा, रोजगार और कृषि पर खास फोकस रखा गया है। ये जानकारी जरूर मिली है, पर क्या वाकई खास फोकस है, इसके लिए इंतजार करना होगा जब बजट पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, आज तीसरा दिन है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ ही देर का और इंतजार है जब अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे। जी, आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। यदि मैं कार्रवाई की बात करूं तो सुबह 11 बजे से जो सत्र शुरू होना था वो 11:30 बजे शुरू हुआ। लगातार दरअसल एक गतिरोध बना हुआ था जो पीठ में और कांग्रेस में, इसको दूर करने की कोशिश की गई और 11:30 बजे कांग्रेसी विधायक सदन में पहुंचे। जी, कई सवाल 300 नियम 300 310 में लिए गए। हालांकि सत्र जब मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हो रहा था, उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री एक प्रपोजल लेकर आए कि जो कल निलंबन हुआ था कांग्रेसी विधायकों का, उसे वापस लिया जाए। जब चूंकि संसदीय कार्य मंत्री की ओर से प्रपोजल था, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया जी। और कांग्रेसी विधायक जो वरिष्ठ विधायक हैं, यशपाल आर्य 7 बार के विधायक हैं, प्रीतम सिंह लगातार विधायक बन रहे हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं,
उन्होंने सीधे तौर पर नियमों के मुताबिक बताने का प्रयास किया सदन में कि उनको किस प्रकार से जो कल सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है वो गलत है, पहले सदन से बाहर किया जाता और यदि सस्पेंशन हो रहा था तो मौका दिया जाता और इस पर एक प्रपोजल आता है। परंतु जो रितु खंडूड़ी थी वो अडिग रही अपनी कार्रवाई से। उनका कहना था कि कल पीठ में सदन में जो कुछ हुआ है वो अक्षम्य है और उसे ठीक नहीं माना जा सकता। तो संसदीय कार्य मंत्री जो प्रपोजल लेकर आए थे वो गिर गया है। दूसरा आज का जो बड़ा मौका है, ये विधानसभा के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ, ये भराड़ीसैंण है, गैरसैंण की विधानसभा। 2 बजे, पौने 2 बजे तक का ब्रेक हुआ है। 2 बजे वित्त मंत्री बजट का बैग लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, इस वक्त आवास में है मुख्यमंत्री भी सदन में पहुंचेंगे 2 बजे के करीब। आज बजट जो पेश किया जा रहा है वो करीब 80,000 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट होगा। इसमें महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों और कृषि सेक्टर को विशेष रूप से फोकस किया गया है और पहाड़ की आय और कैसे बढ़े, जो पहाड़ में निवासरत लोग हैं उनके लिए और कैसे बेहतर उनका लाइवलीहुड हो, उनका जीवन कैसे और बेहतर हो, इस पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने भी यही संकेत दिए हैं। अब जैसे ही बजट पेश होगा तो इसके बाद इसकी और फाइन डिटेल आएंगी कि इस बजट में क्या क्या प्रावधानित किया गया है। ठीक है, चलिए सुदीप, आप लगातार वहां पर बने रहिए और अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा इसको लेकर। उसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास और अहम है। आज धामी सरकार कुछ देर बाद ही, अब से कुछ ही देर में गैरसैंण विधानसभा में बजट पेश करने जा रही है। 2 बजे का समय रखा गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के पटल पर दोपहर 2 बजे ये बजट पेश करेंगे और न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये बजट 2025 तक की विकास यात्रा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा कि प्रदेश का समावेशी विकास सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि बजट में भी देखने को मिलेगा। साथ ही कहा कि सरकार का एकमात्र रोड मैप विकास है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस बातचीत में, वो आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार आज गैरसैंण से अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बार का बजट पिछले बार से बड़ा होगा, सरप्लस होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। नाश्ता कर रहे हैं, व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा समय दिया है। सर, आज बजट पेश कर रही है सरकार, किन प्रमुख चीजों पर आप लोगों ने फोकस किया है और क्या एजेंडा है, क्योंकि आगे जो रोड मैप विकास का है वो आगे बढ़े? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उस ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसकी घोषणा पिछली बार मैं जब अध्यक्ष विधानसभा था उसकी हुई थी, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा कि मैं उसमें बजट पेश करूं वित्त मंत्री के रूप में। और जो हमारी विकास यात्रा है उसको मैं आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट को पेश करूं। तो आज मुझे खुशी है कि हम लोग पूरी तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रति अपेक्षाएं हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, या माना हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि 25 वर्ष का जब ये उत्तराखंड होगा तो ये अन्य राज्यों के साथ और आगे बढ़ेगा, उनके शिखर पे पहुंचेगा। उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। और मैं कह सकता हूं कि विकास, सस्टेनेबल विकास, समावेशी विकास जो मैं शुरू में कह रहा हूं, वो उसी विकास यात्रा का एक हिस्सा इस बजट में देखने को मिलेगा। जहां तक बात हमारे बजट में है, हमने छात्रों को इसमें फोकस किया है। छात्रों को हमने माना है कि वो हमारे भविष्य हैं और प्रतिभावान छात्रों को किस प्रकार से उनको हम आगे बढ़ा सकें। खिलाड़ी हैं, हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, या हमारे किसान हैं, ये और विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जिनकी चिंता बहुत कम लोग करते हैं, केंद्र सरकार ने की है या फिर हमारी ये सरकार करने जा रही है। तो ये सारे बिंदुओं पे हम लोग जो है इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आप खुद भी अग्रवाल हैं, आपको जमा खर्च का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो बड़ा नपातुला बजट आ रहा है, या माना जाए आगे लोकसभा चुनाव भी है और राज्य सरकार को एक बड़ा संदेश भी देना है, तो कुछ नई योजनाएं भी देखने को मिल सकती हैं? देखिए, हम चुनाव की दृष्टि से कभी बजट प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो, समुचित विकास हो, समावेशी विकास हो। उस दिशा में हर क्षेत्र को, हर वर्ग को हम लोग इस बजट में उनके लिए प्रोविजन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं सभी को ये बजट अच्छा लगेगा। तो आप थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। आज 2 बजे सदन में राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। बजट से पहले जो संकेत दिए हैं वित्त मंत्री ने, वो सीधे तौर पर यही है कि सरकार युवा, बेरोजगार, किसानों और महिलाओं को फोकस में रखते हुए अपना बजट ला रही है और इस बार का बजट भी सरप्लस होने के आसार हैं और साथ ही बजट का जो आकार है वो भी बढ़ने जा रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, गैरसैंण।
गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के द्वारा हुए हंगामे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अफसोस जाहिर किया। यशपाल आर्य कहते हैं कि वो गतिरोध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये सदन की भी जिम्मेदारी है कि विधायकों को पीठ का संरक्षण मिले। जब विधायक का प्रश्न नहीं सुना जाएगा तो नाराजगी भी स्वाभाविक है और थोड़ा सा धैर्य स्पीकर को भी रखना चाहिए था। न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की है। उत्तराखंड सरकार गैरसैंण में आज अपना बजट सत्र के दौरान बजट पेश करने जा रही है और कल जो कुछ सदन में हुआ उसमें आखिर क्या वजह रही जो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी और सरकार से तमाम विरोध और गतिरोधों का सामना करना पड़ा। यशपाल आर्य जी, सर, कल जो कुछ सदन में हुआ आपको क्या लगता है और आज की कार्रवाई में किस प्रकार से कांग्रेस का अगला रुख होगा, स्टैंड होगा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 7वीं बार का विधायक हूँ, 7वीं बार निर्वाचित हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश की असेंबली में हमने सब कुछ देखा, इससे भी ज़्यादा देखा है, लेकिन उत्तराखंड की ये परंपरा नहीं रही है और ये इसके लिए हमने हमेशा नियमों के तहत, परंपराओं के तहत अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी के अनुरोध कर प्रश्न पूछने का कार्य किया है और जिस तरह से कल विशेषाधिकार हनन पर माननीय सदस्य को पीठ की ओर से बोलने का अवसर नहीं दिया गया, अपना पक्ष रखना चाहते थे। गतिरोध वहीं से शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष हम सब की संरक्षक हैं और उदारमन होना चाहिए और पीठ से जो भी निर्णय होते हैं हमने हमेशा स्वीकार किया है। कल की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है और हम तो चाहते हैं कि गतिरोध खत्म हो। कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई है, ये जानकारी मिली है और उसमें 16 तारीख तक का एजेंडा निर्धारित किया है। हम चाहते हैं कि सदन व्यवस्थित हो, विपक्ष और माननीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें बातचीत हो और सदन का जो सत्र है उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है विपक्ष के, उसमें नियमों के अनुसार सुनवाई हो और जो आज आय व्यय का माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत होना है बजट, उसमें विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और पर्याप्त समय नहीं है कि आज माननीय वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे और कल सत्रावसान हो जाना है जिस तरह से एजेंडा कह रहा है। तो क्या माना जाए यार जी, सरकार सत्र पहले वाइंड अप कर रही है जबकि 18 तारीख तक का समय था? देखिए, इन्होंने ही स्वयं 18 तारीख तक का समय निर्धारित किया था सरकार द्वारा, लेकिन हमने भी जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई हमने कहा कि इसमें इस सत्रावसान बढ़ाना चाहिए, सत्र बढ़ाना चाहिए, सत्रावसान जल्द न हो और हमने कहा कि अभी हमारे माननीय सदस्य इसमें मौजूद नहीं है, कार्यमंत्रणा समिति के जो नामित सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं, उपस्थित नहीं है, इसलिए 14-15 तारीख तक का एजेंडा हम तय कर लेते हैं और 15 तारीख को फिर बैठकर आगे का एजेंडा तय करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और जो कल मैंने देखा तो 16 तारीख तक का बजट, 16 तारीख तक का एजेंडा तय किया गया है और मुझे आभास होता है कि यह सत्र का सत्रावसान कल ही न कर दे, ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो आप थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला कि वो चाहते हैं कि सदन में जो गतिरोध हो वो समाप्त हो, दूसरा सदन में ये जिम्मेदारी सदन की और पीठ की है कि गतिरोध खत्म हो और साथ ही जो विधायक हैं उनके जायज प्रश्नों पर बातचीत हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मंत्री दावा कर रहे हैं कि गतिरोध समाप्त करने की कोशिश की गई, परंतु असल में ऐसा हुआ ही नहीं है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पार्टी विधायकों को निलंबित करने को लोकतंत्र के प्रति अपराध बताया। महरा का कहना है कि असहमति के शोर को सुनना और स्वीकार करना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।
सदन लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा का सर्वोच्च मंच होता है। विधायक को संरक्षण देने के बदले विधायक को ही गलत ठहराने की कोशिश की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फासिस्टवादी चेहरे का एक रूप है जो देखने में आया, और उसके विरोध में जब विधायक लोग वेल पे गए तो उम्मीद ये थी कि पीठ से उन लोगों को संरक्षण मिलेगा, विधायक को संरक्षण मिलेगा। परंतु मुख्यमंत्री का एक अधिकारी के प्रति जो स्नेह लगाव है, पिछले लंबे समय से जसपुर में आंदोलन भी हुए, एसएसपी के खिलाफ कई किस्म की बातें भी हुई, उसके बावजूद भी एसएसपी को संरक्षण जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने दिया हुआ है। उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड में सड़कें गड्ढा मुक्त बनाने और उनकी दशा और सुधारने के लिए अब मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल होगा। इस मोबाइल ऐप के जरिए आम व्यक्ति फोटो खींच करके शिकायत कर सकेगा और शिकायत की गई फोटो का संज्ञान लेकर सड़क को ठीक कर शिकायतकर्ता को वापस ठीक होने की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कांग्रेस के हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महाराज ने कहा कि आज पेश हो रहे बजट में पर्यटन से जुड़ी कई अहम योजनाओं को भी मंजूरी मिलने के संकेत हैं। फूलदेव की शुभकामना प्रेषित करते हुए आज हम भराड़ीसैंण में फूलदेव के पर्व को मना रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं लोगों को एक खुशखबरी दे रहा हूं। उत्तराखंड राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने हेतु आमजन से परस्पर संवाद एवं मार्ग को गड्ढा मुक्त रखे जाने हेतु विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप को विकसित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से आम जनता मार्गों में गड्ढे की सूचना मैं फोटोग्राफ के विभाग को प्रेषित करेगी। स्थल की लोकेशन की सूचना अक्षांश देशांतर भी ऐप द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगा, जिसकी प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए किए गए कार्य का विवरण फोटो सहित संबंधित शिकायतकर्ता एवं उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा। तो ये फूलदेई के पर्व पर ये ऐप का मैं लोगों को सूचना दे रहा हूं। इसको हम डेवलप करके आगे उत्तराखंड की जनता को ही समर्पित करेंगे। हमारा 1 महीने के भीतर ही हो जाएगा, इसकी तैयारी हो चुकी है। इससे आप फोटो खींचेंगे, उसमें जो है आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएगा, कंपास से पूरी सूचना आ जाएगी। हम पैच का निर्माण करने के बाद दोबारा आपको फोटो भेजेंगे कि इसका निर्माण हो चुका है और सड़क गड्ढा मुक्त हो चुकी है। जब से फोटो भेजा जाएगा इसके प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, कब तक वो गड्ढा मुक्त हो जाएगा? वो उसका जब समय है, जो समय पे काम होगा और जल्दी होने के बाद वो दिखा दी जाएगी, और उसमें ये पता चलेगा कि कितनी जल्दी पैचअप किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा ऐप है जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से गाँव से परस्पर संवाद होगा, जनता से परस्पर संवाद होगा और उनकी समस्या का निराकरण होगा। आज बजट पैटर्न की बात करें तो क्या चीजें उसमें खास रहेंगी? उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हमारी खास होंगी। उसमें जागेश्वर महाशु देवता का जो है परिसर का डेवलपमेंट होगा, और भी चीज़ें होंगी। बहुत सी चीज़ें हमने रखी हैं, वो तो आपको पता है कुछ गुप्त बातें हैं वो जो प्रकट नहीं कर सकते हैं। परंतु कल का जो हादसा हुआ बड़ा दुखद रहा, और मैं समझता हूँ मर्यादित नहीं था, और ये हमारे लिए बहुत ही दुखद चैप्टर एक लगा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी पीठ की जो होती है, हाँ, जो उनकी अनुशंसा होती है या जो उनकी आज्ञा होती है, उसका हमें मानना चाहिए, उसको शिरोधारी रखना चाहिए। एक परंपरा हमें प्राणवान करनी है, प्रशस्ति उसको लागू करना है, और कल मर्यादा विहीन कुछ बातें हुई, वो उचित नहीं थी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फूलदेई उत्तराखंड में आज लोक पर्व फूलदेई की रौनक है। वहीं आपको बता दें कि फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, और इस पर्व में बच्चे अपने परंपरा अनुसार सुबह सवेरे ही अपने गांव मोहल्ले के घरों में जाकर उनकी देहरियों पर रंग बिरंगे फूलों को बिखेरते हैं, गीत गाते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। वहीं आपको बता दें कि चैत्र महीने की संक्रांति के दिन पहाड़ में फूलदेई लोक पर्व मनाया जाता है, और आधुनिकता की होड़ में ये पर्व अब लगातार हाशिए पर भी जा रहा है। गैरसैंण विधानसभा में भी फूलदेई पर्व की काफी धूम देखने को मिली। न्यूज़ 1 इंडिया ने फूलदेई पर्व मनाने आए बच्चों से खास बातचीत की, और इस दौरान बच्चों ने गीत गाकर फूलदेई पर्व की बधाइयां भी दी। में आज फूलदेई का पर्व भी मनाया जा रहा है, और इस वक्त मैं गैरसैंण में मौजूद हूं, जहां आसपास के इलाकों से बच्चे आकर फूलदेई के गीत गा रहे हैं और फूल देकर बधाइयां ले रहे हैं और सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या होता है फूलदेई, आप लोग कैसे मना रहे हैं? फूलदेई है, ऐसा होता है, ये उत्तराखंड का सांस्कृतिक पर्व है। ये पर्व हर घर में जाकर बच्चे, छोटे बच्चे फूल डालते हैं, जिससे कि ये होता है कि परिवार हर चीज़ में सुख रहे, समृद्धि रहे और खुश रहे। और हमने एक मांग भी की है। हमने जो मांग की है वो है कि मतलब
जो फूलदेही है वो बाल पर्व घोषित किया जाएगा, ये हमने वो किया था। तो यहाँ किन किन से मिले? आज तो सारी सरकार यहाँ पे, मंत्री जी हैं सारे। जी, हम विधायकों से मिले, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उन्हें भी फूलदेही की बहुत बहुत बधाइयाँ दी। हमें बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ विधानसभा में आके हमने बहुत इतने छोटे बच्चों ने हमने फूलदेही मनाया। पहले हम अपने घरों में मनाते थे और आज हमने पूरे विधानसभा में मनाया, बहुत अच्छा लगा। तो फूलदेही पे क्या गाते हैं आप लोग? कुछ गा के बताइए। फूल चला फुलारी फूलों की सदा सदा फूल बिरौला, भरों का जूठा फूल ना तोड़ा, भरों का जूठा फूल ना लाया। चला फुलारी फूलों को सदा सदा फूल बिरौला, भरों का जूठा फूल ना तोड़ा, भरों का जूठा फूल ना लाया। तो ये फूलदेही का आज पर्व है और ये बच्चे जो गैरसैंण के आसपास से आए हैं, यूं तो विधानसभा में संसदीय कामकाज चल रहा है, राज्य सरकार आज बजट पेश करेगी, इन सब के बीच फूलदेही का पर्व भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और फूलदेही का पर्व उत्तराखंड की एक संस्कृति का परिचायक भी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, गैरसैंण। उत्तराखंड में गुरुवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न होगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रतिभागी छात्रों को डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आपको बताते चले कि करीब 2,50,000 छात्र 1,253 सेंटर पर इस बार परीक्षा देंगे। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और इस को लेकर के नकलविहीन परीक्षा संपन्न होगी, ऐसी जानकारी भी दी गई है। डीजी शिक्षा ने छात्रों को बोर्ड की परीक्षाओं से पहले शुभकामनाएं भी दी। तैयारी हमारी पूरी है और कल से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जो भी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और जो हमारे शिक्षकगण हैं, विद्यार्थियों को भी, शिक्षकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और नकलविहीन परीक्षाएं होंगी, बहुत ही सुचारू रूप से होंगी, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिनका कुमाऊं कमिश्नर ने जायजा भी लिया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कालाडूंगी के गढ़पुत चौकी से लेकर रामनगर तक कार्यों का जायजा लिया। कुमाऊं कमिश्नर के दौरे में आईजी नीलेश आनंद भर ने, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनको कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जल्द ही सभी कार्यों को पूर्ण करने को लेकर के निर्देशित किया है। जो हिस्सा है गढ़पुर तक, इसको यूएस नगर से देखा जा रहा है। उसके बाद आज नैनीताल जिले में जो तैयारियां उसको मैंने देखा था, तो इसमें मुख्यतः पीडब्ल्यूडी का जो काम है, उसमें सड़क के किनारे जो ड्रेसिंग है शोल्डर्स की, उसका काम मैं देखता हूँ कि इसमें तेज़ी की आवश्यकता है। उसके अलावा रोड मार्किंग में तेज़ी की आवश्यकता है। 18 किलोमीटर में रिसर्फेसिंग होनी है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि तेज़ी की आवश्यकता है और ऑफिसर्स को निर्देशित भी किया गया है कि एटलीस्ट रिसर्फेसिंग तो हम 20 तारीख तक हर हाल में कर दें। उसके अलावा जो रोड फर्नीचर है, रोड मार्किंग्स होती हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इतनी दिक्कत नहीं है। रास्ते में कुछ संपत्तियां हैं जो जिला पंचायत की हैं, जो कि एक तरह से विश्राम गए हैं, उन पे काम होना बाकी है। रिपोर्ट के वहीं कोविड के बाद से लोगों को हार्ट अटैक आने की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो वहीं ऐसे मौके पर सीपीआर किसी की जान बचाने के लिए एक वरदान भी साबित होता है, लेकिन लोगों के बीच सीपीआर की जानकारी का अभाव है, या ऐसा कह सकते हैं कि किस तरह सीपीआर दिया जाए ये आम लोगों को नहीं पता है। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को सीपीआर के प्रशिक्षित करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयकर विभाग की ओर से देहरादून के एक निजी होटल में अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सीपीआर प्रशिक्षण दिया गया, जहां देहरादून के मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।